अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज पीडीएम की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के बाहर दफ्तर के सामने मुजाहरा किया गया। आज मुजाहिरीन से खिताब के दौरान पीडीएम की क़यादत की जानिब से पीटीआई पर भारत और इसराइल से फ़ंड्स लेने के इल्ज़ामात, संगीन इल्ज़ामात लगाए गए। पीटीआई फ़ॉरेन फंडिंग केस पर फैसले ना होने की वजह से अपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन के किरदार को भी हरफ तनकीद बनाया, खूब तनकीद की। आज मौलाना फजलुर रहमान ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि अपोजिशन एक बेबस इलेक्शन कमीशन पर आइंदा एतबार नहीं कर सकती। कौम ने जान लिया है कि पीटीआई ने भारत और इसराइल के फंड से इलेक्शन लड़ा। यूरोप, अमेरिका और मशरिक़ वुस्ता से हुंडी के ज़रिए पैसा लिया गया। हुक्मरानों को आज अपोजिशन ने लॉन्ग मार्च का एक नमूना दिखा दिया। लॉन्ग मार्च अगर शाहराए दस्तूर आया तो हुक्मरानों को भागने का मौका नहीं मिलेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने 5 फरवरी को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे का भी ऐलान किया, जबकि मरीम नवाज ने मुजाहिरीन से खिताब के दौरान पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में मुबैना तौर पर तहरीक इंसाफ की जानिब से इख्तियार किए गए तारीखी हरबों का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े फ्रॉड का नाम तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस है। पीडीएम के आज के एहतजाजी मुजाहरे में बिलावल भुट्टो खुद तो शरीक नहीं हुए, मगर उन्होंने उमरकोट में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म के बारे में कहा कि ये ना सिर्फ सेलेक्टेड है बल्कि स्पॉन्सर्ड भी हैं। अगर फॉरेन फंडिंग केस के मेरिट से हटकर बात की जाए तो ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि जिस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर आलमी बिरादरी के सामने इमरान खान ने कश्मीरी अवाम का मुकदमा लड़ा और मोदी सरकार को हर फोरम पर बेनकाब किया, इसकी माजी में मिसाल कहीं नहीं मिलती। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने हर इंटरव्यू में ये बात वाज़े अल्फाज में कर चुके हैं कि पाकिस्तान इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेगा। पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत करेगा, लेकिन इस मौक़िफ़ के बावजूद पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें इमरान खान को भारतीय और इसराइली एजेंट बनाने के मिशन में मसरूफ़ हैं। आज हुकूमती वज़रा के मुताबिक पीडीएम का आज का एहतजाज एक नाकाम शो था। शेख रशीद अहमद तो मरीम नवाज को ब्रॉडशीट केस पढ़ने का मशवरा दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला ब्रॉडशीट केस को शरीफ ख़ानदान के लिए दूसरा पैनामा समझते हैं। अब सवाल ये है कि पीटीआई पर इसराइल और भारत से फंडिंग के जो इल्ज़ामात हैं इसमें कितनी सदाकत है। सवाल ये भी है कि क्यों इलेक्शन कमीशन 6 साल गुजरने के बावजूद इस केस का फैसला नहीं कर पाया। सवाल ये भी अहम है कि क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपनी पार्टी फंडिंग के काबिले इत्मीनान जवाब इलेक्शन कमीशन को जमा करवाए हैं। इस पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अकबर बाबर साहब आपका। अकबर बाबर साहब, आप इस सारे मामले में फॉरेन फंडिंग केस पर आप पटिशनर हैं। तहरीक इंसाफ पर जो पटिशन किया आपने फॉरेन फंडिंग केस को लेकर, आज अपोजिशन जमातें इस सारे मामले को लेकर जो है ना वो सियासत कर रही है। इलेक्शन कमीशन के बाहर आज वो इकट्ठी हुई, एक भरपूर उन्होंने एहतजाज किया, इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी के इल्ज़ामात लगाए, हरफ तनकीद बनाया। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस वक्त 2014 में आपने ये पटिशन दायर की, उस वक्त 2014 में नून लीग की हुकूमत थी, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ थे। उस वक्त ये अगर इतना एक्टिव होती ये जमातें, नून लीग एक्टिव होती, आज तक फैसला ना आ चुका होता, आज ये मामला निमट चुका होता। उस वक्त ये पार्टियां इतनी एक्टिव क्यों नहीं हुई? आज 6-6.5 साल के बाद ये इलेक्शन कमीशन पर तनकीद भी याद आ रही है और ये भी याद आ रहा है कि आज तक फैसला नहीं आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यकीनन ये नवंबर 2014 में मैंने केस किया और उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी, लेकिन जिम्मेदारी प्राइमरी जिस फोरम पे मैं गया था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। वो एक आज़ाद आईनी इदारा है, तो जिम्मेदारी ताखीर की इसकी ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है। इतनी लंबी तारीख है। उस तारीख के दौरान जब 10 अक्टूबर 2019 को इलेक्शन कमीशन खुद अपने फैसले में तहरीरी तौर पर लिखता है कि इस केस में तारीखी ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए, हिस्टोरिक अब्यूज ऑफ लॉ टू डिले द केस वन रीजन और अनदर। उन्होंने पीटीआई पे इल्ज़ाम लगाया कि आपने इस केस में तारीखी ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए हैं। ये एक आज़ाद आईनी इदारा खुद कह रहा है, तो इसलिए जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। दूसरी बात आपने पीडीएम के हवाले से की कि आज वो देखिए, अगर वो आज कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, मुतालबे कर रहे हैं, तो एक मस्बत मकसद के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मकसद भी तो यही था कि तमाम सियासी जमातें जो हैं इस मामले में इत्तफाक करें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिला इम्तियाज तमाम सियासी जमातों को तहरीक इंसाफ समेत, और चूंकि मैं तहरीक इंसाफ का बानी रुकन था तो मैंने सबसे पहल अपनी पार्टी से की। मैं एक फाउंडिंग मेंबर हूं, हमने एक बड़े मकसद के लिए पार्टी बनाई थी, मैं आज भी उसी पार्टी का मेंबर हूं। मैं ये मिसाल
मिसाल कायम करना चाहता हूं कि सबसे पहले आप अपनी मिसाल कायम करेंगे तो फिर दूसरे इस मिसाल में आएंगे। तो इनसे भी मांगा हुआ है ना, इन पार्टियों से भी फॉरेन फंडिंग केस पर जवाब मांगा हुआ है। जो फारूक हबीब ने 2017 में इनके खिलाफ पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ पटिशन लेकर गए थे, तहरीक इंसाफ तो कहती भाई हमने तो अपने 40,000 अकाउंट्स की डिटेल्स जमा करवा दी हैं, इन्होंने तो 1,000 अपने अकाउंट की डिटेल जमा नहीं करवाई है, तो ये किस मुंह से एहतजाज कर रहे हैं? देखिए, मैं जो हर केस की अपनी एक नौयत होती है, मैंने उनके केस को तफसील से नहीं देखा, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं। मैंने केस किया 2014 में और पीटीआई ने अभी तक जो ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए वो डॉक्यूमेंटेड है। इन्होंने केस किया 2017 में, 3 साल बाद। फिर ये अभी इमरान खान जो ये कहते हैं कि 40,000 हमने डोनर्स आइडेंटिफाई किए हैं, तो ये फेक फॉर्ज्ड लिस्ट बनी है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जमा कराई, उसके बाद इलेक्शन कमीशन में जमा कराई, ये मिसलीड करने के लिए। आप कहेंगे कैसे, आपके पास कोई सबूत है? मैं आपको बताता हूं। हम इस वक्त जो रिव्यू कर रहे हैं, स्क्रूटनी कर रहे हैं, वो 2009 से लेकर 2013 तक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसले में कहा कि जो भी अगर इलेक्शन कमीशन में जाता है विद क्रेडिबल एविडेंस, तो पिछले 5 सालों की तहकीकात हो सकती है। आप हैरान होंगी कि ये जिस लिस्ट की बात कर रहे हैं, ये 2017 में मुरतब की गई है। तो 2017 की लिस्ट जो है वो 2009 से लेकर 13 तक की जो फंडिंग हुई है उसमें कैसे वो मैच करती है? और वो तो इस पीरियड से ही बिल्कुल बाहर है। जो असली एविडेंस है वो है अमेरिकन फारा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट पे, जिसमें वो तमाम लिस्ट मौजूद है $3 मिलियन की, जिसका हमने दिया, जो कि इलेक्शन कमीशन ने खुद अब डाउनलोड करके देखा है। और डाउनलोड करना एक सरकारी वेबसाइट से, ये प्राइमरी एविडेंस है, ये हमारे कानून की शहादत के मुताबिक प्राइमरी एविडेंस है। उसमें तमाम गैर इंसाफ ने जो स्क्रूटनी कमेटी के सामने मौक़िफ़ अपनाया 6-6.5 सालों के बाद कि ये जो फंडिंग हुई है, जो ममनुआ ज़राए की जो बात हो रही है, ये एजेंट्स की जिम्मेदारी है, तो सवाल तो फिर ये बनता है ना कि अगर वाकई एजेंट्स हैं या 2 कंपनियां हैं जिनकी बात आप भी कर रहे हैं, वो पार्टी कवायदो ज़वाबित, पार्टी हिदायत के बरखिलाफ जाकर, पार्टी उसूलों से हटकर अगर कोई फंडिंग लेते हैं जिसका पार्टी क़यादत को नहीं पता होता, तो पार्टी इसकी जिम्मेदार कैसे हुई फिर? आप भी ऐसे ही कह रही है जिस तरह वो लाडलों के साथ सलूक किया जाता है कि वो कैसे जिम्मेदार। देखिए, ये 2 एजेंट नहीं है, ये 2 शख्स नहीं है, हाँ। ये 2 कंपनियां हैं, हाँ। ये 2 कंपनियों का बाकायदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और वो इमरान खान ने खुद अपॉइंट किए हैं, अपने दस्तखतों से अमेरिका में रजिस्टर्ड है। उन 2 कंपनियों का जो हेड ऑफिस है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर है। उसका तमाम चार्टर इमरान खान ने पर्सनली अप्रूव किया है। उसका जो ट्रेजरर्स और तमाम जो लोग मुकर्रर किए, उसका जो मेन चार्टर है वो इमरान खान, उसकी तमाम अकाउंट्स डिटेल्स हर 6 महीने बाद पीटीआई के अकाउंट्स में यहां आती थी। वो तमाम पैसा जो ये कह रहे हैं ना गैर कानूनी है, वो पीटीआई के अकाउंट्स में है और वो अकाउंट्स इन्होंने छुपाए हुए हैं। अभी 23 अकाउंट जो स्टेट बैंक से निकले हैं उनमें से हमें वो अकाउंट दिखाते नहीं है। आप जो बात करती है ना इलेक्शन कमीशन की और कमेटी की, तो कमेटी खुद लिख के देती है कि हम ये तमाम दस्तावेजात अकबर बाबर जो मुद्दई हूं, मेरे प्रोसेस के जरिए वो अकाउंट निकले, वो कहते हैं हम आपको नहीं देंगे क्योंकि हम पे पीटीआई का दबाव है। तो जिसकी तहकीकात हो रही है और जो तहकीकाती इदारा अगर उस दबाव में काम करे तो वो शफाफ कैसे होगी, अदाना कैसे होगी? इसीलिए हम अंडर प्रोटेस्ट कमेटी में बैठे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने खुद इस कमेटी की 28 महीने की जो रिपोर्ट थी। तो आप ये कह रहे हैं कि जो हुकूमत है वो दबाव डाल रही है, इलेक्शन कमीशन की जो स्क्रूटनी कमेटी है, हुकूमत इसको प्रेशराइज कर रही है, आप ये बात कर रहे हैं? मैं समझता नहीं हूं। ये उस इलेक्शन कमीशन की दस्तावेजात में उन्होंने खुद रिकॉर्ड किया है। वो रिकॉर्ड अगर आप चाहती हैं तो आपको भी, वो हर किसी के, वो ये उसमें लिखते हैं कि हम ये तमाम डॉक्यूमेंट्स इसलिए नहीं दे रहे कि हम पे पीटीआई का दबाव है, ये उन्होंने रिकॉर्ड किया है। तो ये अच्छा, एक और बात जो अपोजिशन कह रही है कि भारत और इजराइल से भी फंडिंग हुई है। अब ज़ाहिर है आप बानी रुकन है तहरीक इंसाफ के, आप बकौल आपके पास सारे सबूत भी हैं, डिटेल्स भी है, फंडिंग कहाँ से हुई, किसने दी। तो अपोजिशन का ये मौक़िफ़ कि भारत और इजराइल से फंडिंग हुई है तहरीक इंसाफ को, जो बात आज पीडीएम ने भी की, इसमें कितनी सच्चाई है?
बहुत बड़े पैमाने पे गैर कानूनी फंडिंग हुई है। इस्राइल और भारत से भी आप ये कह रहे हैं? ऐसे भी हैं जो शायद हमारे मुल्क के दोस्त नहीं है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि जो लिस्टें हैं उसमें ऐसी फंडिंग है और ऐसे लोग। देखिए, इसमें एक और पहलू भी है। ये जो मैंने उसकी भी शवाहिद दी है, और शवाहिद इमरान खान ने जो ऑडिटर मुकर्रर किया था उसमें सबूत हो चुका है, साबित हो चुका है। वो क्या कि जो मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरब में और दुबई में ये उनका कलेक्शन पॉइंट था। बहुत जगहों से पैसा आता था। फिर इनके दोस्त थे, वो हुंडी के जरिए पीटीआई के एम्प्लॉइज के अकाउंट्स में देते थे। मैंने उन अकाउंट्स की निशानदेही की, मैंने उन एम्प्लॉइज की निशानदेही। वो कैसे मैंने की? क्योंकि पीटीआई के एम्प्लॉइज मेरे खुद घर आके मुझे कहते हैं कि जी हमारे अकाउंट्स में बहुत बड़े पैमाने पे पैसा आता है, हमें कहा जाता है कि हुंडी से पैसा वसूल करो। मैंने उनके नाम दिए हैं, लेकिन जो स्पेशल ऑडिट हुआ है उसका ऑडिटर लाहौर में बैठा है और 3 साल हो गए हैं कमेटी उस ऑडिटर को बुला के उसकी रिपोर्ट की तस्दीक नहीं कर रहे। अब वो क्यों नहीं कर रहे? वो इसलिए कि जितने सबूत हैं अगर उसकी तस्दीक हो जाती है तो फैसला फिर बहुत आसान हो जाता है, फिर तो फैसले से कोई हट नहीं सकता। इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम पे बड़ा दबाव है, तस्दीक भी नहीं कर रहे, वो तहकीक भी नहीं कर रहे। और उसका सबूत फिर क्या है? इलेक्शन कमीशन खुद 27 अगस्त 2020 को कहता है कि कमेटी ने तहकीकात की नहीं, ऑथेंटिकेट। बहुत शुक्रिया अकबर एस बाबर साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल साहब। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, आज पीडीएम ने इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है एहतजाजी मुजाहरा किया, भारत इजराइल से फंडिंग लेने के इल्ज़ामात भी लगाए। 2014 की ये पटिशन है, फैसला आज तक नहीं आया है। जो पॉइंट ऑफ व्यू, जो मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ आज अपना रही है, अगर ये पहले ही अपना लिया होता, जो 40,000 अकाउंट्स की डिटेल्स आज दी है वो पहले दे दी होती। ये ताख़ीरी हरबे जो इस्तेमाल किए तहरीक इंसाफ ने, आप नहीं समझते इस वजह से तहरीक इंसाफ का ये जो केस है ज़्यादा मशकूक बना? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, अक्सर जब आप दोस्त सवाल करते हैं मैं जवाब देता हूं, फिर आप लोग बुरा मान जाते हैं, लेकिन अब आपने जितना भी इंट्रो दिया है, ये तमाम का तमाम इंट्रो के वो तमाम एग्जैक्ट वो लाइनें हैं जो PMLN बोलती है। तो मेरे ख्याल में ये इस तरीके से सवाल करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये तो उनका इल्जाम है तरीके। नहीं, मैं तो उन ताख़ीरी हरबों की बात कर रही हूँ जनाब। मैं तो ताख़ीरी हरबों, ये मेरा अपना सवाल है जी, ये मेरा अपना भी सवाल है। मुझे अब हाँ जी मुझे सुन लीजिएगा जी। फिर अगर आप उसको, जैसे आपने इंट्रो दिया तो उससे तो बड़ी कंक्लूसिव स्टेटमेंट आप दे रहे हैं ना कि तहरीक इंसाफ ने ताख़ीरी। आपको सवाल करना चाहिए कि क्या तहरीक इंसाफ ने जो है डिले किया है या नहीं किया। अगर आप कंक्लूसिव स्टेटमेंट दे देंगी तो आप तो खुद ही जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर बन रहे हैं। मैं बता दूं, मैं इसकी वजाहत दे दूं अगर आप पसंद करें तो। अगर आप वजाहत, जी मैं जवाब दे, मैं वजाहत जी मैं बिल्कुल वजाहत जो आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। मैं देता हूँ। नहीं, मैं इल्जाम नहीं आप पे लगा रहा, मैं तो सिर्फ सवाल की जो फॉर्मेशन है उस पर बात की है। देखिए, 2 बातें आपको बताता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत खुश है कि ये इसके ऊपर बहस हो रही है, इस पे बात हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसने आम आदमी को सियासत के अंदर इन्वॉल्व किया, उससे चंदा इकट्ठा किया, फंड्स इकट्ठे किए। ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने इसमें तिनका इकट्ठा करके तहरीक इंसाफ को दिया। लेकिन उसके बरक्स जो दूसरी जमातें हैं, उन्होंने, आपको पता है कि किस तरीके से लोगों से, ताजरों से, ठेकेदारों से भत्ते लिए और पार्टी के नाम पे फंड लेके उसको गबन किया। अब जो PPO जो पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डिनेंस है, उसका जो 13 उसकी जो शिक है, उसके मुताबिक हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने सोर्सेज बताने हैं। कल हम जब इलेक्शन कमीशन में थे, वहां पे लतीफ खोसा साहब से ये कहा गया कि पीपल्स पार्टी के जो इलेक्शन के सोर्सेज हैं उनको बताएं। तहरीक इंसाफ तो ये बहुत पहले के 40,000 पेजेस दे चुकी, अब की नहीं, हम तो शुरू दिन से ये सारे डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं। तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी हमारी तरफ तो रवाज नहीं था ये डॉक्यूमेंट्स लेना, इनकी पूरी इंफॉर्मेशन लेना,
क्योंकि उनसे पिछले 1 साल से इलेक्शन कमीशन ये पूछ रहा है कि शनाख्ती कार्ड नंबर्स और ऐसे तमाम लोग जिन्होंने आपको पैसे दिए, डोनर्स, उनके नाम, उनके नंबर्स दें। अभी तक किसी एक का नाम और नंबर इन लोगों ने प्रोवाइड नहीं किया। तहरीक इंसाफ तो 40,000 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेजात दे चुकी, एफिडेविट दे चुकी ओवरसीज पाकिस्तानियों के। हम तो बहुत खुश हैं कि अभी रिसेंटली जो स्क्रूटनी कमेटी में आप लोगों ने, तहरीक इंसाफ ने मौकिफ अपनाया, वो आपको पता है ना, जो एजेंट्स पर जिम्मेदारी डाली है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसको मैं ऐसे बताता हूं आपको। हर एक शख्स की एक जिम्मेदारी होती है जब वो काम करता है। पॉलिटिकल पार्टीज हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें हर जगह पे डिफरेंट लोग काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर डॉक्टर शहबाज गिल शिकागो के अंदर फंड रेजिंग कर रहे हैं और पार्टी ने उन्हें एक लाइन दे दी है कि आपने इन लाइंस के ऊपर फंड इकट्ठा करना है, कल को वहां पर कोई शख्स शिकागो में या न्यूयॉर्क में गबन कर लेता है, फ्रॉड कर, तो ये 6.5 साल के बाद पता चला? जिम्मेदार है? नहीं, हमें तो सबसे पहले पता है और हम इसका हमेशा ख्याल रखते हैं। तो ये जवाब तो पिछले कुछ दिनों पहले स्क्रूटनी कमेटी को जमा करवाया ना। देखिए शाजिया, दो चीजें होती हैं। एक कानूनी जंग होती है और एक जो इखलाकियात के म्यार होते हैं, आपने उन पे बात करनी होती है। इखलाकियात के म्यार में अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा पाकिस्तान में वो रोल प्ले किया है जो किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया। हमने वो कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया है जो पहले कहीं नहीं हुआ। मैंने जैसे आपको बताया, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता ये फॉरेन फंडिंग केस है या ममनुआ फंडिंग केस है। ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉरेन फंडिंग केस नहीं सुन सकता। फॉरेन फंडिंग केस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुन सकती है और फेडरल गवर्नमेंट उसके ऊपर पहले एक 2016 में, जी हाँ, आप बिल्कुल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 6 बार तहरीक इंसाफ ने स्टे इसी बात पे लिया है कि इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार नहीं है। फिर 2016 का सुप्रीम कोर्ट का इस पे फैसला है कि इलेक्शन कमीशन ही फंडिंग की जो इन्वेस्टिगेशन है इसकी समाअत करने का इख्तियार रखती है। तो इलेक्शन कमीशन ममनुआ फंडिंग, जी मैं यही आपकी खिदमत में, फॉरेन फंडिंग नहीं, ममनुआ फंडिंग। और ममनुआ फंडिंग की मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए? कि आपको फंड्स कन्फिस्केट कर सकते हैं। हाँ। और ये ममनुआ फंड्स कोई भी ऐसे हो सकते हैं। बाय द वे, शुरू में जो आपने भत्ता लेने वाली बात की ना, तो वो जिस पार्टी का कल्चर है वो पार्टी आजकल आपकी इत्तेहादी होती है। किस चीज का? अभी आपने भत्ता कल्चर की बात की ना कि कुछ पार्टियां तो भत्ता इकट्ठे करके तो पार्टी फंडिंग जो है ना वो गमन कर लेती थी। तो जिस पार्टी का वो कल्चर है वो आजकल आपकी इत्तेहादी होती है। वैसे नहीं, वो भी आपको दुरुस्त तरीके से आवाम को बताने की जरूरत है। इसका मतलब है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो कायदे आज़म की पार्टी है। ऐसा नहीं होता, नामों से पार्टियां वो नहीं रहती। ये MQM वो MQM नहीं है। वो MQM अल्ताफ हुसैन की वजह से भत्ता लेती थी, आम लोग भत्ता नहीं लेते थे। इसी तरीके से कायदे आज़म की मुस्लिम लीग नून, जो कायदे आज़म की मुस्लिम लीग थी, वो मुस्लिम लीग नून नहीं है। तो मुस्लिम लीग नून नाम रख लेना या मुस्लिम लीग नाम रख लेने से आप कायदे आज़म की मुस्लिम लीग नहीं हो सकते। इसी तरीके से MQM का नाम जो है वो भत्ता नहीं है, वो अल्ताफ हुसैन थे और चंद जो उनके साथ वाले शिद्दत पसंद लोग थे वो ये काम करते थे। अगर दूसरे लोग पाकिस्तान के पॉलिटिकल दायरे में तो उन्हें रहने दीजिए, उनको एलिनेट ना कीजिए। तो आज जो आपकी पार्टी में है, जो पहले MQM में थे, आज वो बिल्कुल साफ हो गए, राइट? ये कह रहे हैं। मैंने आपको उसका जवाब दे दिया। मेरा वही जवाब है वापस कि MQM हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसमें जो अच्छा बंदा है उसको आपको अच्छा कहना पड़ना है, जो बुरा है उसे बुरा कहना पड़ना है। ठीक है। अल्ताफ हुसैन उसमें एक शिद्दत पसंद इंसान थे, तो अब आप समझते हैं, कौम ने देखा, उनको सजा मिली। तहरीक इंसाफ अपने सारे सबूत दे चुकी है। अब इलेक्शन कमीशन का फैसला आ जाना चाहिए। 6.5 साल हो गए। देखिए, नहीं शादिया, ये इतना आसान नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं, हम लोग अपनी तैयारी नहीं करते, इसलिए हमें लगता है कि देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कोई सौतेली माँ की बच्ची नहीं है कि आपने सिर्फ उन्हीं से ये सवाल करना है। ये सब पॉलिटिकल पार्टीज को हमने तो सबूत दे दिए, अब दूसरों को देने पड़ने और उसके बाद फैसला आना है। ऐसे तो हम फैसला कबूल नहीं करेंगे अभी कि अभी फौरन फैसला आ जाए। अब हमें दूसरों से जवाब भी चाहिए। 6.5 साल बाद भी कबूल नहीं करेंगे। उनकी तो 2017 की है जनाब, आपकी 2014 की पिटीशन फाइल हो गई। हाँ, तो आप पहले 4 साल उनको भी हो गए, तो आपका कब का है? 4 साल उनको भी हो गए। पुराना केस किसका है? हमसे पहले की पॉलिटिकल पार्टीज है। पुराना की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो हमसे पहले की पॉलिटिकल पार्टीज हैं। वो उनके पास पहले से डॉक्यूमेंटेशन मौजूद होनी चाहिए थी, उनके सिस्टम्स पहले से डेवलप होने चाहिए थे। हमने तमाम रिकॉर्ड दे दिया, उन्होंने एक पेज भी नहीं दिया। तो आप कह रहे हैं कि उनका और तहरीक इंसाफ का इस केस पर फैसला इकट्ठा आना चाहिए। अगर पहले तहरीक इंसाफ के बारे में फैसला आया, हम ये कहना चाह रहे हैं कि उनको आप फ्री फील्ड मत दें, उनसे भी वही सवालात होने हैं जो हमसे होने हैं। हमने तो जवाब दे दिए, उनके पास जवाब कोई नहीं, क्योंकि हम तो इकट्ठा करते थे पाकिस्तानियों से फंड।
वो इकट्ठा करते थे बता। वो भले डिपार्टमेंटल स्टोर जिससे आप भी शॉपिंग करती हैं लाहौर में, जो फेमस डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, उनसे भी बता लिया गया था। पार्टी फंड के नाम के ऊपर चंदा लिया था हमजा शहबाज ने, उसके बाद वो पर्सनल फंड में, पर्सनल अकाउंट में पैसे चले गए। तो ये जवाब देने पड़ने के 70 करोड़ रुपए। बहरहाल ना फैसला आपने करना है, हमने करना है, इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के रहनुमा वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, हुकूमत ने चीनी की कीमत में इजाफे को रोकने के लिए बगैर किसी टैक्स और ड्यूटी के तकरीबन 8,50,000 टन चीनी की दरामद की फौरी तौर पर इजाज़त देने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 लाख टन चीनी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के जरिए दरामद की जाएगी, जबकि 3,50,000 टन शुगर मिल्स के जरिए दरामद की जाएगी। अब ज़राए जो बता रहे हैं उनके मुताबिक हुकूमत की जानिब से चीनी दरामद करने का जो फैसला है, ये वज़ीर आज़म के दफ्तर में महंगाई की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए एक इजलास बुलाया गया था, उसमें यह फैसला हुआ है। हुकूमत चीनी दरामद करने का ये जो फैसला है एक ऐसे वक्त में कर रही है जब मुल्क में गन्ने की क्रशिंग का सीज़न है और सार्फिन को 1 किलो जो चीनी है वो 90 से 95 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चीनी महंगी हुई क्यों? मुल्क में जो जारी चीनी का बहरान, कीमतों का उतार चढ़ाव, इसका जिम्मेदार है कौन? बदकिस्मती से एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत पहले चीनी बहरान को मसनूई करार दिया गया, फिर इस बहरान की जो तमाम तर जिम्मेदारी थी ये शुगर इंडस्ट्री पर डालने की कोशिश की गई। शुगर मिल्स मालिकान को अवाम के सामने फिर शुगर माफिया बना के भी पेश किया गया। ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि शुगर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से चीनी की कीमतों में इजाफे की तमाम तर वजूहात को न सिर्फ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इश्तिहारात के ज़रिए आवाम तक पहुँचाया गया, बल्कि हुकूमत से भी कई मरतबा शुगर पॉलिसी को मुरतब करने के हवाले से कहा गया कि मुशावरत की जाए। इस पर दरख्वास्त भी की गई, लेकिन हुकूमत ने बर वक्त शुगर मिल्स एसोसिएशन की अपील पर कोई कान नहीं धरे, जिसका खमियाजा आज आवाम को महंगी चीनी की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। शुगर मिल्स एसोसिएशन का ये मौक़िफ़ है कि केन कमिश्नर पंजाब के गैर ज़रूरी दबाव की वजह से, गैर ज़रूरी उनका प्रेशर था, जिसकी वजह से क्रशिंग सीज़न जो था इसको वक्त से पहले शुरू करना पड़ा, जिसकी वजह से कच्चे गन्ने की कटाई की गई, जो ज़ाहिर है चीनी की जो रिकवरी थी मिकदार में कमी का बायस बनी। अब शुगर मिल्स एसोसिएशन ये समझती है कि इस मरतबा 3 लाख मेट्रिक टन चीनी कम हासिल होगी। शुगर इंडस्ट्री के मुताबिक हुकूमत ने गन्ने की फ़ी मन कीमत 200 रुपये मन मुकर्रर की है, लेकिन केन कमिश्नर पंजाब ने फ़राइज़ में गफलत बरतने की वजह से गन्ने की फ़ी मन कीमत जो है उस वजह से 300 रुपये तक भी पहुंची है ये कीमत, जिसकी वजह से चीनी की कीमत में इजाफा हुआ। अब शुगर मिल्स एसोसिएशन का ये मौक़िफ़ है कि 2016 के बाद से आलमी मंडी में चीनी की कीमत बुलंद तरीन सतह पर है, जबकि मुस्तकबिल में कम से कम 2 साल तक थाईलैंड और ब्राज़ील में गन्ने की कम पैदावार की वजह से चीनी की पैदावार में वाज़े कमी रहेगी। शुगर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक मनफी प्रोपेगंडे की बजाय हुकूमत अपने ही जो मुकर्रर करदा गन्ने की फ़ी मन इमदादी सपोर्ट प्राइस जिसको बोलते हैं, वो जो कीमत है ये 200 रुपये में शुगर मिल्स को गन्ने की फराहमी को यकीनी बनाए ताकि आवाम को सस्ती चीनी फराहम की जा सके। शुगर मिल्स एसोसिएशन के मौक़िफ़ से हटकर अगर किसानों के नुक्ता नज़र की हम बात करें तो गन्ने के काश्तकारों का ये मौक़िफ़ है कि शुगर मिल्स ने 60% गन्ना 200 रुपये मन में ख़रीदा है, जिसके मुताबिक चीनी का जो रेट बनता है ये 63 रुपये बनता है, लेकिन इस वक्त मार्केट में फ़ी किलो चीनी 90 से 95 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। यानी अगर शुगर मिल्स 100 मन गन्ना 24,000 रुपये में ख़रीदती हैं तो इस पर 36,450 रुपये मुनाफा कमाती हैं। गन्ने के काश्तकारों का ये मौक़िफ़ है कि मौजूदा क्रशिंग सीज़न में मिठास का लेवल 14% है, जिसकी बुनियाद पर गन्ने का रेट 410 रुपये मन होना चाहिए। काश्तकार ये समझते हैं कि चीनी तैयार करने की जो कीमत शुगर मिल्स की जानिब से बताई जा रही है ये हकीकत पर मबनी नहीं है।
गन्ने के काश्तकार ये मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर GIT तश्कील देकर शुगर मिल की 1 दिन की रिकवरी और सारा खर्चा गिन लिया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब सवाल ये है कि क्या चीनी दरामद करने से अवाम को सस्ती चीनी दस्तयाब होगी? सवाल ये भी है कि इस वक्त में हुकूमत का चीनी को इंपोर्ट करने का जो ये फैसला है ये किस हद तक दुरुस्त है? सवाल ये भी अहम है कि चीनी महंगी होने का जिम्मेदार किसान है या फिर शुगर इंडस्ट्री है? मैं बात करूंगी, इस पर मुझे ज्वाइन किया है लाहौर स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं चेयरमैन शुगर्स मिल एसोसिएशन ज़का अशरफ साहब हैं, के साथ तशरीफ़ रखते हैं सैयद महमूदुल हक बुखारी हैं चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन, साथ ही तशरीफ़ रखते हैं एग्जीक्यूटिव मेंबर पंजाब शुगर डीलर एसोसिएशन माजिद मलिक साहब हैं, और चौधरी हनीफ गुज्जर साहब हैं जनरल सेक्रेटरी किसान मूवमेंट पाकिस्तान। मेरे तमाम मेहमानों का शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ज़का अशरफ साहब मैं आपसे शुरू करती हूँ। याद है पिछले हफ्ते भी हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया था तो आपका यही मौक़िफ़ था कि जब हम चीनी इंपोर्ट करने की बात कर रहे थे वक्त से पहले हो जाती तो कीमतों में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता। अब जो हुकूमत का फ़ैसला है बग़ैर किसी टैक्स के ड्यूटी के चीनी को इंपोर्ट करना है, 8 लाख टन, 5 लाख उन्होंने रिफ़ाइन करनी है, 3 लाख आप लोगों को कह रहे हैं कि ख़ाम जो शुगर है रॉ शुगर इसको इंपोर्ट किया जाए, ये दुरुस्त फ़ैसला है ऐसे वक्त में? जी फैसला गवर्नमेंट का है, हम उसको कुछ कह नहीं सकते इस तरह जो दुरुस्त है ये सही है, बिकॉज़ ये उनकी अपनी सोच है जो कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये हमेशा मौक़िफ़ होता है कि चाहे किसान हो चाहे शुगर इंडस्ट्री हो, सबको स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, डिस्कस करें, डिस्कस करके फिर आगे चलना चाहिए। अब ये जो आप अंदाज़ा लगाएं कि मिलें जो जल्दी चलवाईं उसकी वजह से 3 लाख टन जो चीनी है वो कम बनेगी, रिकवरी कम थी, 3 लाख कम बनेगी। अगर उसको देखें तो अरबों रुपए का जो टैक्स है वो भी ज़ाया गया, रेवेन्यू भी आपका ज़ाया वो भी नहीं होगा। प्लस उसके अलावा जो $200 मिलियन आप खर्चेंगे चीनी बाहर से लाने की तो वो भी आपका लगेगा, ज़रा मुबादला लगेगा। तो आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते, देर से आप चंद दिनों की बात थी और हमने इनको कहा कि ये 3 लाख टन का चीनी कम बन जाएगी, ये ना करें इस तरह। उन्होंने कहा नहीं जी आपने फ़ैसला कर लिया, अभी इसी पे चलाएं। और उसके बाद बल्कि गवर्नमेंट पंजाब का नोटिफिकेशन निकला जिस पे उन्होंने कहा कि 10 तारीख के बाद जो मिल चलेगी वो गवर्नमेंट को मंजूर नहीं है। 15 नवंबर को सेंट्रल पंजाब और 10 नवंबर को साउथ पंजाब, और नॉट लेटर दैन लिखा हुआ है उससे। अच्छा, अगर होगा आप जो केन ऑर्डिनेंस निकाला है, तो अगर 10 को मिलने चलनी थी तो गन्ना कब का क्रशिंग शुरू हो गई थी? फिर उसकी कटाई तो फिर 6-7 तारीख को शुरू हो गई थी, वो तो फिर और ज़्यादा नुकसान है। और आप ये देखें कि जो गन्ना पहले काटा, ये किसका फ़ायदा है? इन्होंने केन ऑर्डिनेंस निकाला, केन ऑर्डिनेंस में इन्होंने कहा जी कि जो मिल केन कमिश्नर का हुक्म नहीं मानेगी उसको यौमिया 50 लाख जुर्माना और 3 साल कैद भी हो सकती है। तो अब सब मिलों ने चलाने का फैसला कर, में क्यों थी, क्यों जल्दी मिलें चलवाई? ये होने वाले नुकसान का आइडिया नहीं था? नहीं, उनको आपने तो बताया था, लेकिन आई डोंट नो कि हमारी तो क्योंकि मुलाकात इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री तक थी, शायद ऊपर उन्होंने जो उनके मिनिस्टर हैं उन्होंने पहुँचानी थी बात, लेकिन मेरा ख्याल में जो उनको उजलत थी शायद उस वक्त चीनी की कीमतें ज़्यादा थी। अच्छा, तो वो चाह रहे थे कि ये मिलें चल जाएँ तो प्राइस नीचे आ जाए। अब उसके बरक्स देखें तो हमने जब इनसे मुलाकात की थी, इनको हमने कहा आप 3 लाख टन सफ़ेद चीनी बाहर से मंगा लें और अक्टूबर के महीने में ये जो पिछला गुजरा है अपना 2020 वाला, हाँ। इस अक्टूबर के महीने में आप 3 लाख नहीं वाइट चीनी मंगा लें और अक्टूबर के एंड तक इसको कंज्यूम करा लें। नवंबर में हम चलेंगे, जब हम चलें तो प्राइस ऐसी हो कि जिसमें हमारी गन्ने की कीमत भी निकलती रहे। और इन्होंने कहा कि ठीक है इस तरह ही करते हैं, लेकिन जो चीनी है वो थोड़ी थोड़ी करती नवंबर, दिसंबर और अभी मेरे ख्याल में कुछ जनवरी में भी आ रही थी। तो अब जो अगर वक्त से जिस वक्त में आप लोग कह रहे थे कि रॉ शुगर जो आप इंपोर्ट कर लें, अगर तब कर ली जाती तब क्या प्राइस होती, अब कर रहे हैं तो अब क्या प्राइस होगी? प्राइस में कितना फर्क होगा? जो अब रॉ शुगर है वो तो इस साल की बात है ना। हाँ। हमने कहा कि 3 लाख टन इंडस्ट्री को आप सीजन से पहले इजाज़त दे दें ताकि बुक कर लें, जब सीजन चले तो हम इसको थोड़ी थोड़ी, तब इजाज़त नहीं मिली, उस वक्त इजाज़त नहीं थी। हाँ। अब सीजन एंड पे आ गया है, अब वो कहते हैं 3 लाख मंगवा लें, तो अब कोई फ़ायदा नहीं है।
अब आएगी, जिन मिलों के पास कोई फ्यूल एक्स्ट्रा होगा वो कर लेंगे, तो अब खर्च ज़्यादा होगा, खर्च ज़्यादा ही होगा उस पर। 1 किलो पे कितना आप लोगों को कॉस्ट आएगी और आवाम तक फिर कितनी पहुंचेगी? ये कोई तकरीबन 91-92 पर आप लोगों को पड़ेगी जी, कॉस्ट आएगी इसके प्रोसेस करने के बाद। तो 100 तक पहुंच गई ना? नहीं, प्रॉफिट प्रोसेस डाल के 91-92। अच्छा, किसानों के भी मैं आती हूँ, लेकिन मैं माजिद साहब से पूछूंगी। माजिद साहब, अब हुकूमत अब जो ज़ाहिर है इम्पोर्ट कर रही है, ज़ाहिर है सप्लाई और डिमांड का एक फ़र्क होता है ना, अगर डिमांड हो सप्लाई ना हो तो कीमतें फिर बढ़ती हैं, लेकिन हुकूमत इस चीज़ को बैलेंस करने जा रही है, जो 8 लाख टन चीनी इम्पोर्ट करने का फ़ैसला किया है। आप समझते हैं कि हुकूमत के इस फैसले के बाद कीमतें बैलेंस होंगी, कीमतें नीचे आ जाएंगी? देखिए, गुजारिश ये कि गवर्नमेंट अगर इंपोर्ट की इजाज़त ये कह रहे हैं कि आ रही है, ईसीसी नेक्स्ट ईसीसी में अपना ये पुटअप हो रहा है, कल या परसों जब भी ईसीसी इसमें ये हो जाएगी, इंपोर्ट अलाउ हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल थोड़ी इसमें प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेशनल मार्केट काफ़ी बढ़ गई है। इंटरनेशनल मार्केट आप समझ लें कि रिफाइंड शुगर इस टाइम $515-20 CNF प्राइस है, जो तकरीबन 104-105 रुपये कराची बढ़ती है अगर सेल्स टैक्स इस पर 17% हो। अच्छा। और अगर गवर्नमेंट सेल्स टैक्स इसके ऊपर ख़त्म कर देती है तब भी ये चीनी 88-89 कराची बढ़ती है, जिसमें कराची 88-89 कॉस्टिंग है कराची पोर्ट पे। इसी तरह अगर रॉ शुगर गवर्नमेंट अलाउ कर रही है 3 लाख टन, तो रॉ शुगर की प्राइस है $410-15 CNF प्राइस, चूँकि टाइम थोड़ा है, क्रशिंग मतलब मैक्सिमम 5-10-15 मार्च तक क्रशिंग होनी है, तो वो भी मिल वाले को चीनी जो है आप समझ लें कि 87-88-90 प्रोसेस करके वो चीनी उसे पड़ेगी। तो मतलब ये एक ही सूरत में वायबल है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट कम हो जाए, प्राइसेस कम हो जाए, आज के रेट से कोई $40-50-70 कम हो जाए तो फिर तो फिजिबल है, नहीं तो आज के सिनेरियो में तो फिजिबल नहीं है कि शुगर इंपोर्ट की जाए या प्राइवेट सेक्टर इंपोर्ट कर सके। चूँकि हमारे यहाँ आज एक्स मिल प्राइस साउथ पंजाब में एक्स मिल प्राइस है 84 से 85, सेंट्रल पंजाब में 85 से 86 एक्स मिल प्राइस है, तो उस हिसाब से तो इंपोर्ट कोई नहीं, प्राइवेट सेक्टर में तो कोई इंपोर्ट नहीं कर सकेगा जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त इंपोर्ट करने का भी फायदा इस लिहाज से नहीं है कि कीमतें नीचे आ जाएंगी? नहीं, इंपोर्ट देखें ना, इंपोर्ट किस तरह कोई कर सकता है? अगर मुझे चीनी ही कराची 100-101 रुपए किलो कराची मुझे चीनी कॉस्ट कर रही है और इधर लोकल में 85-86 भाव है, तो मैं किस तरह इंपोर्ट करूंगा? तो आप भी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि जो वक्त से पहले क्रशिंग की गई, अगर ये ना की जाती तो जाहिर है रिकवरी भी ज़्यादा होती, फिर ये जो 3 लाख आपकी कमी हुई मेट्रिक टन जो रिकवरी कम हुई, ये फिर आपको इंपोर्ट ना करनी पड़ती। नहीं, मैं तो इस चीज़ से मुत्तफिक नहीं हूँ कि क्रशिंग का इससे कोई ताल्लुक है। शुगर ऑब्वियस, अच्छा, इसका ताल्लुक ही नहीं है। अगर जल्दी क्रशिंग हुई है, लेकिन बात तो गुजारिश आपसे ये है कि अगर क्रशिंग जल्दी स्टार्ट हुई है, 10-15 दिन पहले अगर क्रशिंग स्टार्ट हुई है, तो कोई, मैं नहीं समझता कि उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। रिकवरी ऑब्वियसली साउथ साइड पे पिछले साल से कुछ कम है, सेंटर पंजाब में रिकवरी पिछले साल से कुछ बेहतर है, लेकिन इसीलिए मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि मतलब 3 लाख टन कह रहे हैं शुगर मिल्स वाले, तो आप कह रहे हैं कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये मतलब शुगर मिल वालों की होगी, मैं नहीं समझता इसका कोई ताल्लुक बनता है कि कोई 3 लाख टन का मतलब कोई ये फिगर मैं नहीं समझता। ये तो एक कि मतलब अगर मिलें जल्दी चल गई तो 3 लाख टन चीनी कम बनेगी, ये कुछ नहीं कह सकते। मतलब उसकी वजह कि देखें आज अगर शुगर की जो रिकवरी आज है, इसमें मौसम का बड़ा दखल है कि मौसम कैसा है, अपना किस तरह रिकवरी है, ये रिकवरी कब बूस्ट करनी है। मैक्सिमम रिकवरी 10 जनवरी के बाद शुरू होती है, एंड ऑफ फरवरी तक मैक्सिमम रिकवरी होती है। लेकिन गुजारिश आपसे ये है कि देखिए क्रशिंग 10 नवंबर को स्टार्ट हुई है साउथ में, 15 नवंबर को स्टार्ट हुई है सेंटर पंजाब में। नॉर्मली मिलने हमारे यहाँ 3-4-5 साल से 25 नवंबर को साउथ चल जाता है, 30 नवंबर तक सेंटर पंजाब चल जाता है। 15-20 दिन पहले अगर क्रशिंग स्टार्ट हुई है तो ये मतलब मैं नहीं समझता कुछ से कोई ज़्यादा फर्क पड़ता है। ज़का साहब, आपका तो मुद्दा यही था पिछले प्रोग्राम में भी और आज भी। टेक्निकल चीज़ है, क्योंकि ये तो शुगर से डील करते हैं, तो शुगर का उनको ठीक है, उनको मालूमात अच्छी है, लेकिन जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसका आप देखें ना 1% रिकवरी कम है। पिछले सालों में जब चले तो हमारी हम 8 पे पहुँच जाते थे, इस दफ़ा 7 पे स्टार्ट किया साउथ ने, और अगर सेंट्रल पंजाब में जाएँ तभी भी 8.5 पे चल रही है अभी। हालांकि ये आप देखें जनवरी की ख़त्म होने वाला है जी। आप बता रहे थे इससे पहले 10 तक भी गई है आपकी? 10 तक भी गई थी हमारी, जो अब 8.5 है जी। अभी नहीं, हमारी 9 है। अच्छा, आपकी हमारी साउथ में है कि बहावलपुर में तो हमारी 9 के करीब आ रही है। लेकिन आप उसे देखें पिछले सालों में तो 1 डिग्री का फ़र्क है। इसी तरह हर मिल का देखें 0.7 से 1% तक कम है। मतलब कि फ़र्क तो पड़ा तो ना, बहुत फ़र्क है, मिठास का लेवल भी कम हुआ, उसका काफ़ी सारी चीनी उसमें जो है वो कम बनी है। महमूद बुखारी साहब, किसानों का क्या मौक़िफ़ है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शाज़िया। गुजारिश ये है कि किसान तो पिस रहा है। कैसे?
किसान को उसकी जो फसल की कीमत है, वो चाहे गन्ना हो, चाहे कपास हो, चाहे मूंजी हो, चाहे कोई और फसल हो, उसको उसका मुआवजा जो है वो उसके अखराजात के मुताबिक अभी सर नहीं गन्ने मिलता। की बात करें ना, ये तो ले रहे हैं ना, 300 रुपये भी ले रहे हैं। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, गुजारिश ये है कि ये जो है कहना, जिस तरह माजिद साहब ने भी कहा कि मिल्स जो हैं वो राइट टाइम पे चली हैं, हम समझते हैं, और अगर इनको इस चीज़ पे एतराज़ है तो मैं ये समझता हूँ कि ये ट्रस्ट डेफिसिट है, इसको ख़त्म होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि एक हुकूमती नुमाइंदा हो, एक शुगर मिल का नुमाइंदा हो, उसका हल ढूंढे ना, लड़ाई करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक किसानों का नुमाइंदा, आप हर जहाँ जहाँ गन्ना बीज हो रहा है वहाँ एक कमेटी बना दें और लेबॉर्ट्री भेज दें जिन पे इनको भी एतमाद हो और हुकूमत भी और किसानों को भी, तो देख लें कि ज़का साहब कह रहे हैं कि क्रशिंग वक्त से पहले शुरू हुई, नुकसान हुआ। माजिद साहब कह रहे हैं इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। किसान बेहतर बस आप बता सकते हैं कि आप वाकई चीनी की कम मिकदार होने में वक्त से पहले क्रशिंग का कितना हाथ है, कितना इसमें आपको नुकसान? देखिए, जो नवंबर है वो उसके बीच में तो मिठास का लेवल कम नहीं होता। मैं आपको कहता हूँ दो चीज़ें उसमें से हुई हैं। एक तो ये हुई कि आपकी गंदम जो कमी थी, जिसके हमने इतना वावेला था, वो टाइमली जो है ये क्रशिंग सीजन शुरू करने में बहुत बड़ा हाथ है कि आज 1,80,00,000 हम गंदम बीजने में कामयाब हुए। अगर ये लेट की जाती तो फिर ये गंदम आप नहीं बीज सकते। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं कहता हूँ कि ये हुकूमत के साथ बैठे। हुकूमत, मैं टेक्निकल बंदा तो नहीं हूँ, ठीक है, मैंने तो वो बात कही है कि एक लेबॉर्ट्री आई है, गवर्नमेंट की लेबॉर्ट्री आई है, 6 नवंबर को भी उन्होंने की है शुरू करने से पहले। इनको केन कमिश्नर पे एतमाद नहीं है तो ये हमाद अजहर पे एतमाद कर लें। हमाद अजहर पे नहीं है तो ये कोई ऐसा बंदा बता दें कि फलां बंदे पे इनको एतमाद है, वो सच्चा कि ये झगड़ा खत्म होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, दूसरी चीज है, जिस तरह हम कहते हैं कि ये जितनी भी सनत है ये हो और इसकी बका किसान की बका से वाबस्ता है। देखिए, आप लोग कह रहे अगर हम ये कहते हैं कि हम इंडस्ट्री के भी खिलाफ नहीं है, हम ये कहते हैं कि हमें हमारा हक मिले, हमारी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो देखें। आज 90 से 95 रुपए में चीनी क्यों है? आप लोग कहते हैं 400 रुपए मन में भी गन्ना खरीदे तब भी 80-85 में मिलती है। ना हमारा कोई कसूर है, ये बड़े लोगों का खेल है। ये खेल अज़ल से होता आया है और अब तक रहेगा, इसमें कोई और चीज नहीं है। जो ऊपर लोग बैठे हैं, मैं मतलब कोई ऐसा लफ्ज नहीं कहना चाहता जिससे किसी की दिल आजारी हो, वो ऊपर नीचे मैनिपुलेट करते हैं। अच्छा। और जो गवर्नमेंट मंगा रही है, मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को नहीं मंगानी चाहिए। भाई किल्लत हो जाएगी, कैसे पूरी करेंगे आप? कैसे? शाजिया नहीं होगी। मैं आपको लिख के देता हूं कि किल्लत नहीं होगी। सुने, मैं ये कहता हूं कि किल्लत नहीं होगी, चीनी महंगी हो जाएगी जनाब। को डराते हैं और हुकूमत डर जाती है। वो कहते हैं ये ब्लैकमेल करते हैं। देखिए, मैं ये लफ्ज नहीं कहता, मैं ये लफ्ज नहीं कहता। सुने, मैं ये कहता हूं कि वो नहीं मंगानी चाहिए। अभी देखें, जिस तरह माजिद साहब ने भी कहा है कि अब ये रिकवरी जो है ये बढ़ रही है, मिठास लेवल बढ़ रहा है, और इस पे जो है वो देख के ये भी खामखा के वेला। लेकिन वो एक बड़ा शख्स था, सनतकार, वो कहने लगा मुझे घाटा पड़ गया। मैं आपको मैंने कहा जी अच्छा कितना घाटा पड़ा? कहता है मुझे 50 लाख का घाटा पड़ा। फ्लोर मिल थी उसकी। मैंने कहा कैसे? कहता है पिछली दफा 2 करोड़ अपना 2 करोड़ बचा था, अब 1.5 करोड़ बचा है। तो बड़े लोगों के तो घाटे इस तरह के सही होते हैं। तो गुजर साहब आप भी बताएं, वाकई बुखारी साहब सही कह रहे हैं कि चीनी नहीं मंगवानी चाहिए, हुकूमत को इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए, वक्त नहीं है इंपोर्ट करने का, रिकवरी बढ़ रही है? जी रिकवरी अब तो बढ़ रही है, पहले रिकवरी थोड़ी थी, अब तो रिकवरी बढ़ रही है। असल में मसला जो है ना किसान के साथ बहुत हो रहा है। किसान इस वक्त बहुत अपना शाजिया पिस रहा है। किसान के साथ इतनी ज्यादती हो रही है। बताएं भी तो सही कैसे? किसान ऐसे पिस रहा है, किसान को जो है ना नकद पेमेंट नहीं मिल रही। किसान का बहुत नुकसान। जो छोटा, मैं कहता हूँ छोटे ज़िम्मेदार जितने हैं 2 एकड़ के 4 एकड़ के, उनको कैश पेमेंट की ज़रूरत होती है। आज जो आप लोग बैंक चैनल के जरिए नहीं करना चाहते? बैंकिंग चैनल के लिए बड़ा मुश्किल है उनके लिए। हर बंदा फेलर नहीं है, छोटे ज़िम्मेदार तो फेलर नहीं है, उनका टैक्स कट जाता है, फिर उनको फौरी ज़रूरत होती है पैसों की। वो जो मिडिल मैन है वो शादी उसमें पैसे कमा रहा है, वो उनसे सस्ता लेके महंगा मिल को महंगा बेचता है, ठीक है। तो इसलिए
जिम्मेदार छोटे जिम्मेदार को बहुत नुकसान, इसका कोई हल निकाले। मिल वाले भी बैठ के और गवर्नमेंट बैठ के कोई हल निकालें। जैसे बुखारी साहब ने फरमाया ना कि किसानों का नुमाइंदा और गवर्नमेंट का नुमाइंदा और शुगर इंडस्ट्री का नुमाइंदा ये बैठे हैं, इसका हल निकालें। अगर जैसे बुखारी साहब फरमाया कि अपना किसान मर गया तो फिर तो बहुत नुकसान है। सोना तो ये उगाता है किसान, और छोटे किसान का बहुत ही नुकसान है। मिडल मैन बहुत फ़ायदा उठा रहा है। अब जैसे केन कमिश्नर साहब हैं, ये जा रहे हैं दौरों पे जा रहे हैं, किसानों से तो मिले नहीं, किसानों को नुमाइंदों से नहीं मिले, मिडल मैनों से मिले हैं, उनकी दावतें ज़ियाफ़तें खाई हैं। तो इसमें क्या शुगर मिल मालिकान का कसूर है? नहीं, शुगर जी केन वालों का, केन कमिश्नर का कसूर है इसमें। पंजाब केन कमिश्नर का कसूर है इसमें, ज़मान भट्टू साहब का। उनका काम है कि किसानों से मिलें, किसानों के मसाइल देखें, ये ऊपर बात पहुँचाएँ। इदाद शुमार सारे सही नहीं बताते गन्ना कितना है। अब हमारे इलाके में सैलाब की वजह से गन्ने का बहुत ज़िम्मेदारों का बहुत नुकसान हुआ है। तो ये इस पर थोड़ी मेहनत की तवज्जो की ज़रूरत है। सारे स्टेक होल्डर बैठे, उस पर बैठ के थोड़ी बात करें ज़रा। माजिद साहब, आप समझते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है? कहते हैं कि सब्सिडी हासिल करने के लिए जो है ना, वो जो शुगर माफिया है बहरान पैदा करता है और फिर अपने फ़ायदा भी हासिल कर लेता है, आवाम को भी, लोगों को भी नुकसान होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब पिछले साल जब ये FI की इंक्वायरी हुई है तो अब तो चीनी में नॉर्मली स्टॉकिस्ट या इन्वेस्टर अब शुगर में नहीं है। अब तो रूटीन का बिजनेस है, रूटीन की जो कंजप्शन है। अगर एक होलसेलर है तो वो चीनी जब डीलर से ख़रीदता है, होलसेलर जो दुकानदार है, वो चीनी जितनी उसकी अगर दुकान पे आज 50 टन बिकनी है तो उसने 50 टन ही मंगवानी है, 12 टन बिकनी है। अभी वो वाली पोजीशन नहीं है। बिल्कुल सिनेरियो शुगर का बिजनेस बिल्कुल चेंज हो गया है पिछले साल से, जब से गवर्नमेंट की FI की जो गवर्नमेंट की हुई है, जिन्होंने FI इंक्वायरी की, उसके बाद जो है अभी स्टॉकिस्ट शुगर में वैसे नहीं है, इन्वेस्टर वैसे नहीं है। अब तो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर है सिर्फ। हाँ। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी का फैक्टर, मतलब मेरी समझ में ऐसी कोई बात नहीं है। इस हुकूमत की पॉलिसियों का कितना कसूर है आज जो महंगी की चीनी है, ये बताएं। मैं तो पहले एक थोड़ी सी बुखारी साहब की बात करना चाहता हूँ। ये कहते हैं मिलें जब चली हैं तो रिकवरी ठीक थी। हाँ, वो भी यही कह रहे हैं माजिद साहब, यही कह रहे हैं। ये टेक्निकल लोग नहीं है, इनको क्या पता कि रिकवरी कितनी आ रही है, रिकवरी कैसे होती है। मैं माजिद साहब से बुखारी साहब से पूछना चाहता हूँ कि आपने जब गन्ना काटा तो शुरू में आपका वज़न बता रहे थे ना कि कम था, गन्ने की यील्ड वज़न कम था इस साल। नहीं, सब जिम्मेदार कह रहे थे जी इस साल गन्ने का वो वज़न यील्ड नहीं निकल रही, जो सलाहियत है वो सही कम हुई ना, वो कम नहीं, वो कम, वो अलग चैप्टर है। अब वो जो कम हुई है उसकी मेन वजह ये रिकवरी कम है। जब रिकवरी कम होती है, गन्ने का वज़न कम हो जाता है। रिकवरी कैसे मानेंगे उसको? देखें, दलील से बात होती है ना, कहने से तो नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि उसकी रिपोर्ट्स जो हैं वो पढ़ी हैं, इन्हें केन कमिश्नर पे एतमार नहीं है ना। मैं कहता हूँ कि और को बंदा चुन लें। माशाल्लाह इनके हुकूमती लोगों से भी राब्ते में होते हैं और होना भी चाहिए। और उनको, हमाद अजहर साहब को हम कहते हैं कि आप एक, हमने तो ये दरख्वास्त भी किया है कि एक GIT बिठा दें, आप उसमें हमारी भी कास्ट देखें कि कितना अखराजात होते हैं। देखें, हम ये नहीं कहते, और इनके अखराजात भी देखें जो आपने स्टार्ट में कहा कि चीनी के ऊपर कितने अखराजात आते हैं, उसके मुताबिक उसका तायुन कर दें। हम ये नहीं कहते कि ये कोई घाटे में जाए, असल में चीज या हम जो है वो मतलब जो है वो नुकसान में हम तो जा रहे हैं। बुखारी साहब कहते हैं ये केन कमिश्नर कर ले या हमारा, ये उनका काम नहीं है। हाँ। मार्केट में कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं जो इनका उसके प्रोफेशनल्स होते हैं। हाँ, बिल्कुल, वो इनका भी कॉस्ट निकाल ले, हमारी भी निकाल ले, वो कोई ऐसी बात नहीं। बताएं। और दूसरी बात है कि ये केन कमिश्नर को शहबाज शरीफ साहब के गवर्नमेंट में एक मिल गई थी लेबॉर्ट्री जिसमें सारे बोगस रिजल्ट्स हैं। अच्छा। तो जिस मिल पे जा रहे हैं अगर 8-9 आ रहा है, उनके बंदे ने आके टेस्ट किया हमारी लेबॉर्ट्री तो में, ज़्यादा लिख देंगे? नहीं, उसमें लिखा, उसमें 9 आ रहा था। अच्छा। फिर वो सैंपल लेके अपने अंदर घुस जाती हैं उस उड़न खटोले के अंदर। भाई हमने कहा नहीं, यार्ड में नहीं, वो जो उनका एक मोबाइल वैन टाइप बनी, हमारे बंदों टेक्निकल ने कहा जी हमारे सामने करो, हम भी देखें। नहीं, आपको नहीं, अंदर हम जाके खुद करेंगे। उसने कहा आपको तो कैलकुलेट करना ही नहीं आता कि क्या रिकवरी है क्या नहीं है, और लेके जो जूस निकलवा के अंदर घुस जाते हैं, अंदर क्या लिखते हैं किसी को कोई पता नहीं। सर, मौजूदा क्राइसिस में मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ का कितना अमल दखल है? सारा मैं तो समझता हूँ ये स्टेक होल्डर्स जो आप भी ये बात कर रहे हैं, मैं उसकी तायद करता हूँ कि स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। और स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किए बगैर कोई भी पॉलिसी बनाएंगे तो वो हमेशा नुकसानदेह होगी।
और मैं शाजिया मैं ये बताऊं कि मैं अभी ये बात कह रहा था कि किसानों में और शुगर मिल के मिल्स हैं उनमें इतना ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है, फुकदान है, आप यकीन करें डे बाय डे गन्ना कम हो रहा है। और मैं जिस तरह उन्होंने कहा कि ये दिन ब दिन कम होगा, जिस तरह पहले कॉटन उजड़ी और अब यही हालत होगी और फिर ये लोहे के सिवा कुछ नहीं है। तो चलो मैं ये कहता हूं कि इसको नहीं, तजवीज़ मैं यही दे रहा हूं कि आप अपनी लेबॉर्ट्री लेके नहीं, हमारी तो है लेकिन किस तरह नहीं, न्यूट्रल हम अपनी न्यूट्रल हम अपनी बात कह रहे हैं, आप अपनी बात कह रहे हैं, तो हुकूमत अपनी बात कह रही है। हम ये कहते हैं कि ये बात खत्म होनी चाहिए। इस चीज को देखें ना, इस चीज को कैसे जो है वो किया जाएगा, वो उसी तरह ही हो सकता है जिस तरह मैंने ये अर्ज की है कि सारे मिल के बैठ के, लेकिन जहां पे गन्ने का रेट बेहतर मिलेगा जिम्मेदार उस तरफ ही दौड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। पिछले दिनों में अगर सिंध वालों ने रेट अच्छा किया, ठीक, तो ज्यादा गन्ना मांग गया, ज्यादा गन्ना गया और जिम्मेदार है तो मुल्क में ही। हाँ है तो मुल्क में। शाजिया मैं आपको बताऊं, अच्छा जिम्मेदार नहीं भेजा, मैं आपको बताऊं ज्यादातर नो डाउट के मिडल मैन भी होगा, लेकिन हम ये कहते हैं कि जिम्मेदार वहां पे एलपी लगा के, वहां पे वो ठप्पा लगा के और वो सिर बेचता था। अच्छा, नहीं मानता कभी जिम्मेदार जो है वो 200 मील दूर 300 मील दूर गन्ना लेके नहीं जाएगा। नहीं, मैं एक और बात मिडल मैन बड़े बड़े ट्राले जाते हैं। ये जो कह रहे हैं कि कहा जाता है कि 200 अपना ये 300 या कोई इतनी कोई किसान को मिलती है, हरगिज ऐसी बात नहीं है। वो किराए की मद में जो हो जाता है, मुझे अगर कोई उसमें फायदा होता है 20-30। आप किसान कितनी सपोर्ट प्राइस चाहता है गन्ने की? हम तो कहते हैं कि हमारा 350-400 रुपए हो। तो फिर चीनी की कीमत क्या होगी? एक मिनट, फिर चीनी की कीमत क्या होगी? कीमत देखें, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जो रिपोर्ट उसने की शुगर केन कमीशन ने, हाँ। देखे ना, वो भी हमारा एक इदारा है। हाँ। अगर इनको एतराज है उसमें कोर्ट में जाएं। उन्होंने 63 रुपए जो है वो की है। 63 रुपए? जी 63 रुपए तो मिलनी चाहिए 63 रुपए। नहीं ऐसे कह रहे शहजाद अकबर साहब लाहौर आए थे, हमने कहा आप चाबियां ले लें, जिस रेट पे किसान को पेमेंट करनी है वो करें, जिस रेट पे चीनी देनी है हमें पैसे दे दें, हमको और कारोबार कर लेते। गंदम सस्ती लेके हुकूमत नहीं कंट्रोल कर पाती। मैं कहता हूं कि गंदम सस्ती ली, हमसे 1400 ली और फिर 2300 में आपने बिकते देखी। बाहर से आपने मंगवाई, बाहर से आपने मंगवाई, लेकिन किसान को नहीं दिया। सब्सिडी किसान को नहीं देते। रशिया के चाइना को आपने दे दिया फायदा। हाँ जी, अब भी ऐसे हो रहा है। माजिद साहब ये मैं बताता हूँ कि जब शुगर मिलने अगर गवर्नमेंट चला रही होगी ना, ये फिर भी ये कह रहे होगे। अच्छा हमारे पल्ले है क्या? नहीं शाजिया एक बात और कहूँ, कैसे ठीक हो सकता है? मुझे हल दे दे। हमसे नहीं, मैं ये कहता हूँ कि मैं एक रात अगर खुदा की कसम खा कहता हूँ कि इस तरह इस सर्दी में आप ये देखें कोहरा पड़ रहा है और हम ट्रॉलियां लाइन में खड़े होते हैं, 2-2 रातें भी हमें हो जाती हैं, 3-3 रातें भी हो जाती हैं, और साल के बाद जब हमें बचता नहीं है, हम गए हैं, हमने जाके उस कमेटी के अंदर ये बात की है कि भाई हमारे ये अखराजात है, हमारी ये कीमत बनती है, खुदारा हमें दे। हमने शुगर 400 कर ले, 500 कर ले, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कॉस्ट हमारी निकलती है उस पर हमें दे। लेकिन आप बिल्कुल 400 लेके आवाम को आप तो 200 देंगे। नहीं, वो तो जाएंगे, इनकी ख्वाहिश है ना। नहीं, इनको मिलनी चाहिए जो बनती है। मेरा मकसद कि उस पे ऊपर जो है जेटी बिठा के जो। माजिद साहब आखिरी सवाल। जेटी कॉस्ट नहीं करती, कॉस्ट काउंटर टेक्निकल बंदे लेंगे ना। देखिए हर मसले का हल होता है, तजावीज देनी चाहिए, बहस बराए बहस का कोई फायदा नहीं होता। इस बहरान का हल क्या है? इसका हल देखिए जी, अगर तो आप प्राइस की बात करते हैं, शुगर की प्राइस की बात करते हैं, तो वो तो बहुत इस वक्त जो है इंटरनेशनल मार्केट जो है, एक तो वो वजह है, दूसरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो गन्ना महंगा हो गया है, इसमें 2-3 फैक्टर ये हैं। गन्ना सस्ता होगा ऑब्वियसली चीनी भी सस्ती होगी, गन्ना महंगा है तो चीनी भी इसलिए महंगी है, और इंटरनेशनल मार्केट भी बढ़ी हुई है, ये कुछ। और अगर रिकवरी कम होगी देखिए तो कॉस्ट ऊपर जाएगी, महंगी होगी, इसमें किसका कसूर है? जो फैसला करते हैं कि वक्त से पहले क्रशिंग करें। देखिए ये क्रशिंग वक्त से पहले अपना फैसला गवर्नमेंट का है या मिलर्स का, इसके बारे में मतलब ये गवर्नमेंट के ही कोई नुमाइंदा बता सकता है या मिलर ये चौधरी साहब भी बता सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अगर 15-20 दिन पहले मिलें चली हैं तो मैं उसी बात पे कहा, मेरे को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए अगर 15-20 दिन पहले मिलें चली भी हैं तो मतलब कोई ये नहीं मैं समझता कि उससे 3 लाख टन का, मेरी समझ में
ये तो कोई टेक्निकल जो है वो ही कोई बता सकते हैं, जो कोई मतलब लोगों ने कैलकुलेट करके बताया है ना 3 लाख। तो लेकिन बहरहाल ये है कि शुगर का इंशाल्लाह ताला अगर इंपोर्ट हो जाती है तो मैं नहीं समझता को बहुत ज़्यादा कोई बहरान वाली सूरत हाल हो जाएगी, सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी आगे जाके फ्यूचर। प्राइसेस भी नॉर्मल हो जाएंगी। ऐसे नॉर्मल से मुराद ये है कि जो प्राइसेस चल रही है इसमें कोई ज़्यादा मैं 2, 4, 5 रुपए किलो कोई मैं कोई ज़्यादा नहीं इसमें प्लस माइनस देखा। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़का अशरफ साहब मेरे साथ थे, माजिद मलिक साहब, सैयद महमूदुल हक बुखारी साहब, चौधरी हनीफ गुजर साहब, मेरे मेहमानों का शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाजरीन। प्रोग्राम के लिए फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।